Tweak IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 और लास्ट चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ मुद्दे। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया गया है। जितने भी पर्यावरण प्रदूषण भारत में हो सकते हैं, उनके कारण, उनके परिणाम, सबकी चर्चा यहाँ पे की गई है डिटेल में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन संख्या सबसे ज़्यादा होती है। आजकल पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके पर्यावरण प्रदूषण से। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, 9 नंबर चैप्टर है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। इसमें हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण हैं, और ये जो है आज पूरे दुनिया के लिए सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। इन्हीं की और समस्याएं बनी हुई हैं। इसी को हमें ध्यान में रख करके पढ़ना है कि पर्यावरण समस्याएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण हमारे पूरे दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका, अगर बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण कहते किसको हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम होता है। तो याद रखना, मानव क्रियाकलापों के द्वारा ही पर्यावरण में प्रदूषण फैला हुआ है। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषकों के परिवाहित और विकसित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 4 प्रदूषण ऐसे हैं जिससे पूरी दुनिया परेशान है। बहुत सारे देशों में जो है ये समस्याएं आज बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी हैं, और हमारे देश में तो ये समस्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जल प्रदूषण की। तो लिखा है, बढ़ती हुई जनसंख्या। याद रखना, जब हमारी पृथ्वी बनी थी और तब से लेके आज तक 100% ही जल है, लेकिन जल पीने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल प्रदूषित हो गया है। इसीलिए आज पेयजल की समस्या है। और अभी हाल में देखा होगा कि बेंगलुरु में पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले ली थी। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे जनसंख्या के साथ साथ भौम जल की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। निम्नीकरण का मतलब होता है प्रदूषण हुआ है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल क्या है, घरेलू उपयोग में जल की उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण और औद्योगिकरण के कारण जल की मांग क्या हो गई है, तेज हो गई है। तो इसका दोहन भी बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर हो रहा है। नदियों, नहरों, झीलों और तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। तो आजकल क्या है, नदियों, नहरों और जो है तालाबों, इन सब का जल क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते गए हैं। जब जल में इन पदार्थों को सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस तरह के वह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता और जल को शुद्ध नहीं कर पाती है। ठीक है, तो जल प्रदूषण का सबसे बड़े कारण यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है, मतलब एक मैप यहाँ बना है। आप देख सकते हैं यहाँ नाव चल रही है, और फोटो में देख सकते हैं कि नाव चल रही है और ये सब झाग है, नदी की झाग है। जो औद्योगिक कचरे होते हैं ये उसी में दिख रहा है कि रास्ता बनाते हुए कैसे जाया जा रहा है। और ये वीडियो, मतलब ये फोटो कहाँ का है, तो ये फोटो है, आप देख सकते हैं दिल्ली में यमुना नदी का है। ठीक है, अब इसी यमुना नदी का एक वीडियो आप पहले देखिएगा कि देखो नदी में कितना झाग है। इसी चीज़ का वीडियो मैंने बना के रखा था। यमुना नदी का ही वीडियो है कि कभी जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चों को ये दिखाएंगे कि नदी का जल कितना प्रदूषित है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप तब इस वीडियो को देखने के बाद नदी की गंभीरता को, प्रदूषण गंभीरता को आप अच्छे से समझ सकते हैं।
तो आपने वीडियो देख लिया है, ठीक है। तो जो उसमें आप देख रहे थे जो उड़ रहा था उसे झाग कहते हैं, फोम कहते हैं। तो व्यापक स्तर पे देखा होगा, वो आप जो है उड़ते हुए देखा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था कि जिससे आपको पता चले कि जल प्रदूषित कितना व्यापक स्तर पे नदियों का हो रहा है। यद्यपि जल प्रदूषण जो है प्राकृतिक स्रोतों, याद रखना, जल प्रदूषण प्राकृतिक कारणों की वजह से भी होता है और मानवीय कारणों की वजह से होता है। तो प्राकृतिक कारण क्या क्या है? तो अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधों और मृत पशुओं के सड़ने गलने से भी जल का क्या होता है? प्रदूषण होता है। से प्राप्त प्रदूषकों से होता है। यद्यपि मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण हैं। तो जो मानवीय प्रदूषण हो रहे हैं, मानवीय कारणों की वजह से, यही सबसे अधिक चिंता प्रकट किए हैं आज पूरी दुनिया के सामने और पूरे भारत के सामने कि जल प्रदूषण हो रहा है और नदियाँ धीरे धीरे इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं कि जल जो है नष्ट होते जा रहे हैं। मानव जल को उद्योगों, कृषि और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। तो याद रखना, मानव जो है उद्योगों में, कृषि में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, बहुत सारे देखा होगा वाटर पार्क होते हैं, बहुत सारे जो है अन्य चीज़ों में हम जल का इतना अत्यधिक अपव्यय करते हैं जिससे जल क्या हो रहा है? हमारा प्रदूषित हो रहा है। इन क्रियाकलापों में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक उद्योग से, जैसे आपने अभी वीडियो में देखा कि उद्योग से जो कचरा निकल रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है हमारे जो है जल को, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण हैं सब के बारे में यहाँ डिटेल में दे रखा है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको पढ़ देते हैं और तब हम इसके बाद यहाँ पर आते हैं और सबके कारणों को हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। लिखा है, उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं। और अवांछित मतलब कचरे, जिनमें औद्योगिक कचरा होता है, प्रदूषित अपशिष्ट जल होता है, जहरीली गैसें होती हैं, रासायनिक अवशेष होते हैं, अनेक भारी धातुएं होती हैं, धूल, धुआं आदि शामिल होता है। ये कहाँ से निकलता है? उद्योगों से। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों और अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं और जो इन जलों में रहने वाले जैव जो है प्रणाली को नष्ट कर देते हैं। तो नदियों में या सागर में या कहीं भी जल क्षेत्र में जो जीव पाए जाते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग जो है चमड़ा है, लुगदी है और कागज है और वस्त्र है और रसायन उद्योग। ध्यान रखना, जो चमड़ा उद्योग, लुगदी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और रसायन उद्योग है कि सबसे ज़्यादा जो है जल प्रदूषण करते हैं। अब ये बात अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिखा है, आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि भी प्रदूषण उत्पन्न करने वाले घटक होते हैं। इन रसायनों को नदियों, झीलों और तालाबों में बहा दिया जाता है। जैसे हम रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, कीटनाशक यूज करते हैं, तो भी धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है? नदियों में पहुँचता है, तालाबों में पहुँचता है। यह सभी रसायन जल के माध्यम से जमीन में स्रावित होते हुए भूम जल तक पहुंच जाते थे। भूम जल को भी क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले, पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल प्रदूषण का कारण हैं। ध्यान रखना, जो हमारे यहाँ मेले लगते हैं या जो है हमारे यहाँ मूर्तियों का विसर्जन होता है, इन वजहों से भी जल हमारा क्या होता है? प्रदूषित होता है, ठीक है। भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत प्रदूषित मतलब हो चुके हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं है। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो जल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये भी हमें जानना है। लिखा है, जो है संदूषित या प्रदूषित जल के उपयोग के कारण प्रायः दस्त, डायरिया, आंतों की कृमि में आंतों में सड़न हो जाती है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचाई रोग मतलब वायरस रोग जो है जल जनित होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, यद्यपि नदी प्रदूषण सभी नदियों से संबंधित है, लेकिन गंगा नदी जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर के बहती है का प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय है। अभी हाल में गंगा नदी के प्रदूषण को ही रोकने के लिए एनजीटी ने एक जो है समिति की स्थापना भी की है। गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। वर्तमान नमामि गंगे कार्यक्रम भी इसी से संबंधित है, गंगा नदी को स्वच्छ रखने से, ठीक है।
अब हम लोग जो है यहाँ पर दो चीज़ें पहले देख लेते हैं और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है अलग अलग प्रदूषण हैं और हर प्रदूषण के जो है ये प्रदूषण किससे फैलता है और उसके स्रोत क्या होते हैं। तो सबसे पहले है वायु प्रदूषण। वायु से पहले हम जल प्रदूषण बता दें, क्योंकि जल प्रदूषण अभी हमने पढ़ चुके हैं। लिखा है बदबू जो घुलित और निलंबित ठोस कण होते हैं, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइड, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, तेल, ग्रीस, चिकनाई, कीटनाशकों और पीकड़नाशी के अवशेष, टेनिन, कोलिफार्मा, एमपीएस, जीवाणुगणना, सल्फेट, सल्फाइड, भारी धातुएं जैसे सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैंगनीज आदि रेडियोधर्मी तत्व, ये सब क्या करते हैं, ये वायु प्रदूषण करने के लिए, ये जल प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। स्रोत क्या है, वाहित मल निपटान, नगरीय वाही जल, उद्योगों के विषाक्त कृषित भूमि के ऊपर से बहता हुआ जो है वायुस्राव तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये सब जिम्मेदार होते हैं, स्रोत होते हैं। दूसरा है आपका वायु प्रदूषण किससे होता है, तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा जो है, एल्डेसाइड्स, एम्बेस्ट्रोज और बेरियम, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। ये कहाँ से निकलते हैं, तो पेट्रोल और जो है कोयला, पेट्रोल और डीजल के जलाने से, औद्योगिक जो है ठोस कचरा से, वाहित मल से आदि सबसे जो है ये निकलते हैं। भू प्रदूषण कैसे होता है, जिसे भूमि प्रदूषण कहते हैं, तो मानव और पशु मालित विषाक्त और जीवाणु रोगवाहक जो है विरलन कीटनाशक और उर्वरक अपशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड्स और रेडियोधर्मी पदार्थों से। कहाँ से निकलते हैं, अनुचित जो है मानव क्रियाकलाप से, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट निपटान से, जो है पीकड़कारी और उर्वरकों का उपयोग से। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, सहन क्षमता से अधिक जो है ऊंची ध्वनि स्तर से। स्रोत क्या है इसका, वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ, औद्योगिक प्रक्रम तथा विज्ञापन मीडिया जो है लाउड स्पीकर से बोलते हैं, ये सब जो ध्वनि प्रदूषण के क्या हैं, जिम्मेदार हैं। यहाँ लिखा है गंगा और यमुना नदियों में प्रदूषण का स्तर। यहाँ देख सकते हैं, जैसे नदी है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रदूषित जो है पटरिया, कानपुर, वाराणसी, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में। प्रदूषण की प्रकृति क्या है, कानपुर जैसे नगरों में औद्योगिक प्रदूषण, नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट, नदी में लाशों का विसर्जन होता है। यहाँ पे मुख्य प्रदूषक क्या है, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे नगर घरेलू कचरे नदियों को विमुक्त करते हैं, इस वजह से ज़्यादा यहाँ प्रदूषण है। यमुना दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से चंबल के मिलन स्थल तक, मथुरा और आगरा तक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश द्वारा पानी का सिंचाई हेतु निर्गमन, कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल स्तर में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह होता है, और दिल्ली का घरेलू और औद्योगिक कचरे का नदी में जाना, जो अभी आपने वीडियो देखा था। दिल्ली के आसपास घरेलू अपशिष्ट को नदी में डाला जाता है, इसीलिए गंगा और यमुना नदी ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। ठीक है। एक यहाँ पर एक कार्यक्रम दिया गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम। तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो शुरू किया गया था कि गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए, ये याद रखना, दुनिया की संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया की 20 परियोजनाओं में इसको भी शामिल किया है, नमामि गंगे कार्यक्रम को। एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करने के नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, यही उद्देश्य आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिखना पड़ेगा। शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना, नदियों का विकास करना, नदियों के किनारों पर वनीकरण जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो सके, नदियों के तल की सफाई करना, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम विकास करना। तो गंगा ग्राम का विकास किया गया है इन सब जिलों में। ठीक है। इसी योजना के तहत एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वह किसी अनुष्ठान से संबंधित हो। इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके संबंध में लोगों को जागरूक जो है पैदा किया जाता है कि वो जागरूक हो और नदियों में जो है इस तरह के कोई भी सामान को या पदार्थ को न डालें, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी और जब तक लोग समर्थन नहीं करेंगे तब तक जो है ऐसे प्रदूषण समाप्त नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। तो लिखा है वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे जो है संदूषकों को वायु में अभिवृद्धि व उस अवधि के रूप में
लिया जाता है जो मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। तो वायु में जब विभिन्न प्रकार की गैसें मिल जाती हैं तभी वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। जीवाश्म ईंधन का दहन होना, खनन और औद्योगिक वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? उद्योग हैं, खनन क्षेत्र हैं और ईंधन। जीवाश्म ईंधन को जलाने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और एस्बेस्टॉस को जो है क्या करते हैं, निमुक्त करते हैं और यही सब जा करके हमारे वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं और तरह तरह की इससे बीमारियां होती हैं। अब क्या क्या इससे प्रभाव क्या पड़ता है? तो वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय और रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे एक गैस यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वाहन से निकलता है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग से निकलता है। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस है वायु प्रदूषण के लिए और ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है और रक्त संचार को क्या करता है, रोक देता है और शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है नगरों के ऊपर कोहरा जैसे शहरी ध्रुव कोहरा कहा जाता है। जो शहरों के ऊपर देखा होगा एक कोहरा छाया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कोहरा कहते हैं। जो है वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। ऐसा जो है दिल्ली के शहरों के ऊपर, मतलब दिल्ली के जो है शहर जो है, जो दिल्ली है, अक्सर देखा जाता है। वायु प्रदूषण के कारण जो है अम्ल वर्षा भी हो सकती है। तो अम्ल वर्षा भी किसके कारण होती है? तो याद रखना वायु प्रदूषण के कारण होती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव कम हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। तो लिखा है विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक और असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। मतलब जितना हम सुन सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा आवाज़ आएगी तो हमसे सहन नहीं होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, तय सीमा से अधिक सहन ना हो सके और असहज हमें होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी अन्वेषणों के चलते हाल ही के वर्षों में यह एक गंभीर समस्या उभर कर आई है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, जब से नगरों का विकास तेजी से हुआ है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? उद्योग हैं, मशीनीकृत निर्माण है, तोड़ फोड़ कार्य है, तीव्र चालित मोटर वाहन है और वायुयान इत्यादि हैं। इनमें सायरन, लाउडस्पीकर, फेरी वाले और सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाली अबाधित किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है। सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो हम ध्वनि प्रदूषण होता है उसे हम डेसिबल के द्वारा ही मापते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाक्साइड खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है मशीन, क्योंकि जब ये खुदाई करती है, ठीक है, तो खनन क्षेत्रों में भी ऐसा होता है। आगे लिखा है कि ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे ज़्यादा जो है क्या है, बड़ा क्लेश है। इसकी तीव्रता और प्रकृति इन घटकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वायुयान, वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन सड़कों की दशा और साथ ही साथ वाहन की स्थिति ऑटोमोबाइल के संदर्भ में जैसे कारकों पर निर्भर करती है। तो ऑटोमोबाइल से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण भी होता है। समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने और उतारने का निपटान करने वाले पत्तन तक, मतलब बंदरगाहों तक ही सीमित रहती हैं। तो बंदरगाहों पे भी ज़्यादा शोर होता है क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं और सामान की जो लोडिंग अपलोडिंग होती है, इस वजह से वहाँ शोर जो है ज़्यादा होता है। उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जिनमें उद्योग के आधार पर तीव्रता पर भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती है। और भारत के कई बड़े शहरों और महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर, जैसे आपका दिल्ली, मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है
नगरीय अपशिष्ट निपटान, तो जो नगरीय क्षेत्रों में अपशिष्ट निकलते हैं वो उनका निपटान कैसे किया जाए, मतलब उन्हें कहीं सही तरीके से उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो लिखा है नगरीय क्षेत्रों को प्रायः अति संकुल, भीड़ भाड़ और तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और उसके परिणाम स्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति और प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। ठोस अपशिष्टों, ठीक है, शहर में ये सब समस्याएं होती हैं। तो ठोस अपशिष्टों, कचरे के द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। ठोस कचरे की अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने और प्रयुक्त सामग्रियां शामिल की जाती हैं, जैसे कि जंग लगी पिनें, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन की जो है थैली, रद्दी कागज, राख, फ्लॉपियां, सीडी आदि का भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है लगाया जाता है। इन त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी और कबाड़ आदि कहते हैं, जिनका दो स्रोतों से निपटान होता है। कैसे? एक होता है घरेलू प्रतिष्ठानों से और दूसरा होता है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थानों पर डाला जाता है, ठीक है, जबकि औद्योगिक या व्यावसायिक जो है इकाइयों का कचरा संग्रहण और निपटान जन सुविधाओं नगर पालिकाओं द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन गड्ढों पर निस्तारित किया जाता है, ठीक है। कारखानों, विद्युत गृहों और भवन निर्माण या विध्वंस से भारी मात्रा में निकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू जो है, मक्खियां जो है, चूहे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार कहते हैं, ठीक है। गलघोटू जो है, डिप्थीरिया, दस्त, हैजा, कॉलरा आदि सब बीमारियां होती हैं। इसके साथ ही यह जो है कूड़ा कचरा अक्सर जो है क्लेश पैदा करते हैं, ठीक है। जब कभी भी इसका लापरवाही से निपटान किया जाता है तो यह हवा से फैलते और बरसाती पानी से जो है छितराने के कारण परेशानी का कारण बन जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के आसपास के औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है, ठीक है। नगर आधारित उद्योगों और अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण से अनुप्रवाह में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं भी पैदा होती हैं, ठीक है। ये सब आप चीज़ें जानते हैं और ये सब चीज़ों को याद करना, क्योंकि इसको समझना इसलिए जरूरी क्योंकि मेंस एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है, ठीक है। जो नगरीय अपशिष्ट होते हैं उनका निपटान सही तरीके से मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हो नहीं पाता, क्योंकि बहुत महंगा भी है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है, लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का 30% से 50% कचरा बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे खुली जगहों पर और पड़ती जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है। शहरों में देखा होगा, जो जमीन खाली होती है वहीं पे सब कूड़ा फेंकते रहते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं। और इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में जो है उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने और कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनुपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैसें छोड़ते हैं, जिनमें मीथेन गैस भी शामिल है। तो जो कूड़ा करकट होता है वहाँ पे बहुत बदबू आती है, तो याद रखना वो क्या करते हैं, वो सारे जो है क्या कहते हैं आसपास के जो है वायु को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जो है ग्रामीण शहरी प्रवास, जो गांव से लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं, आते हैं, वो भी एक जिम्मेदार है। किसके लिए? ये भी एक समस्या है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए, और इससे भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवाह अनेक कारणों से प्रभावित होता है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलन प्रमुख कारण है, ठीक है। गांव में विकास कम होता है, शहरों में ज्यादा होता है, तो लोग चले आते हैं।
गाँव में जो है क्या है, रोजगार निम्न स्तर का है, तो रोजगार की तलाश में गाँव शहर चले आते हैं। ये सब कारण क्या है, तो प्रवास के कारण है। ठीक है, आगे लिखा है भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। चूंकि छोटे और मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं, ग्रामीण लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंचते हैं। इस विषय पर जो है बेहतर समझ बनाने हेतु जो है एक यहाँ केस स्टडी दी गई है, इसको हमें समझना होगा। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। केस स्टडी दी गई है केवल ये समझने के लिए कि लोग गाँव से जब शहर की ओर आते हैं तो उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में विश्व की 6 अरब जनसंख्या में से 47% जनसंख्या नगरों में रहती है, जो निकट भविष्य में इसमें और अधिक जुड़ जाएंगे। इस अनुपात का 2008 50% के पहुंचने का अनुमान है। 2008 50%, लेकिन आज कितना हो गया होगा, आज 60 के ऊपर हो गया होगा। ये सरकारें दबाव बनाएंगी कि जीवन की वांछित गुणवत्ता के लिए इष्टतम और संरचना के साथ नगरीय क्षेत्रों को जीने के लिए बेहतर स्थान बनाया जाए। इसलिए देखा होगा स्मार्ट सिटी बनाया गया है, योजना लाई गई है। 2050 तक विश्व की जो है अनुमानित 2/3 जनसंख्या नगरों में रह रही होगी, जो क्षेत्र की अवसंरचना और नगरों के संसाधनों पर और अधिक दबाव डालेगी। यह दबाव स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपराधिक समस्याओं और नगरीय गरीबों के रूप में व्यक्त होगा। तो याद रखना, इससे क्या होगा, स्वच्छता, स्वास्थ्य की समस्या हो जाएगी, नगरों में अपराधीकरण बढ़ जाएगा और गरीबी भी नगरों में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि एक प्राकृतिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप निवल प्रवास भी होता है। तो याद रखना, मृत्यु दर और जन्म दर को तो होता ही है, प्रवास अधिक होने की वजह से ही नगरीय जनसंख्या अधिक बढ़ती है। गांव से लोग ज्यादा चले आते हैं और कभी कभी नगरीय क्षेत्रों में का पुनः वर्गीकरण इसमें आसपास की ग्रामीण जनसंख्या को शामिल कर लिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, नगरों को जब हम विस्तार करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र भी नगरों में आ जाते हैं। ठीक है, के कारण बढ़ती है। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई है और इसमें से 29% जनसंख्या ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास किया है। तो शहरों में जो प्रवास होता है ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है गंदी बस्तियों की समस्याएं। गंदी बस्तियों को मलिन बस्ती कहते हैं और ये शहरों में स्थापित होते हैं। ठीक है, तो इससे शहरों में गंदगियां और बढ़ जाती हैं और प्रदूषण बढ़ जाता है। तो नगरीय या नगरीय केंद्र की अवधारणा को ग्रामीण से विभेदित करने के लिए आवासीय भूगोल में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में आप जो है इस पुस्तक में आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे लिखा है नगरीय और उपनगरीय बस्तियां अपने प्रकारों में भिन्न होती हैं और कई बार वह एक दूसरे से पूरक होती हैं। इन सब के बावजूद ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों दो भिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी वातावरण में विकसित हुई हैं। भारत जिसमें ग्रामीण और जनसंख्या अधिक है और जो है 2011 में 69 जनसंख्या क्या है % ग्रामीण है, जहां गांव को महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र माना था, वहां अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी गरीब हैं और प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है, मतलब कृषि और उससे जुड़े हुए कामों में ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अधिकतर ग्राम प्रमुख नगरीय क्रोड के पृष्ठभूमि की रचना करते हुए इनके जो है परिशिष्ट के रूप में विद्यमान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए शहर है तो उससे किनारे किनारे ही जो है कस्बा, फिर गांव, ऐसे उनका विकास होता है। ठीक है, तो वहीं मलिन बस्तियां बस जाती हैं। तो लिखा है इससे ऐसा लगता है कि नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अभेदीकृत और एक रूप इकाइयां हैं, जिनके विपरीत भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और विकास के अन्य संकेतकों के किसी एक क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। ठीक है, इससे भी ऊपर जो है फार्म हाउस और उच्च आयु वर्ग की बस्तियां हैं, जिनमें चौड़ी सड़कें होती हैं, स्ट्रीट लाइटें होती हैं, जल और स्वच्छता सुविधाएं और पार्कों, उपवनों और सुविकसित हरी पट्टियों, खेल के मैदान और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रावधान और व्यक्तिगता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय अवसंरचना होती है। तो कहीं कहीं पे जो है नगरों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं और वो नगर काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उसी नगर में ही एक छोर पे ये विशेषताएं हैं और एक तरफ क्या है, तो दूसरी छोर पर झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां, झोपड़पट्टी और पटरियों के किनारे बने जो है ढांचे खड़े हैं।
इनमें वे लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ता। तो जो गांव से आते हैं लोग, आके इन्हीं झोपड़पट्टियों में ही अपने घर बना करके रहते हैं, जिससे मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है। वहीं ऊंचे किराए और जमीन की महंगी कीमत के कारण पर अच्छे आवासों में नहीं रह पाते हैं। वहीं लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा करते रहते हैं, और गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वच्छता की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव तथा पेयजल, प्रकाश और शौच सुविधाओं और जैसे आधारभूत आवश्यकता चीजों का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी सकरी सड़कें, स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं, ये सब कहाँ होती हैं? मलिन बस्तियों में होती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करते हैं। ठीक है। तो कम वेतन पाते हैं और बहुत अधिक गंभीर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं, मतलब ये काफ़ी पोषण इनको ज़्यादा नहीं मिलता है, और इन्हें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। यहाँ पे काफ़ी लोग शराब वराब भी पीते रहते हैं, जुआ खेलते हैं। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी वहाँ नहीं कर पाते हैं। गरीबी इन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुक्त करती है। तो यहाँ ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। अपराध भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरों के नवीकरण का एक हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया है। ठीक है। तो याद रखना, स्वच्छ भारत मिशन इसीलिए शहरों में चलाया गया है। अब बात करेंगे भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का प्रदूषण। जो भूमि हमारी है, इसका जो प्रदूषण हुआ है, तो लिखा है, कृषि योग्य भूमि पर दबाव के कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं वरन इसकी गुणवत्ता में भी कमी आई है। तो जब से जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि क्षेत्र तो कम होता जा रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता भी कम हो रही है, क्योंकि मृदा का प्रदूषण भी हो रहा है। तो मृदा अपरदन लवणता, जलाकांता, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा भरा हो, तथा भू क्षरण ने भू निम्नीकरण होता है। भू उर्वरकता के अप्रबंधन के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर क्या स्थिति होगी? भू निम्नीकरण होगा तथा उत्पादकता में कमी आएगी। भू निम्नीकरण का अभिप्राय अस्थायी और अस्थायी तौर पर भूमि की उपलब्धता की कमी होती है। ठीक है। यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियां व्यर्थ भूमि नहीं है, लेकिन अनियंत्रित प्रक्रियाएं इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पर सही मैनेजमेंट नहीं होता है। भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्र गति से होता है। ये प्रक्रियाएं प्राकृतिक भी होती हैं और मानवजनित भी होती हैं। भारतीय दूर संवेदन संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है, मतलब सैटेलाइट की मदद से, और इन प्रक्रियाओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थल, तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि, हिमानी क्षेत्र। यहाँ पे कृषि भी नहीं की जा सकती है। ये ठीक है, ये मुख्यतः प्राकृतिक कारणों द्वारा घटित हुई हैं। प्राकृतिक और मानवजनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि भूमियों में जलाकांत, मतलब वो ज़्यादा दलदली हो गई है, वहाँ पे पानी ज़्यादा भरा रहता है। इसके अलावा क्षेत्र लवणता तथा क्षारता से प्रभावित है। भूमि क्या है, झाड़ी सहित झाड़ियों और रहित भूमि आदि सम्मिलित है। कुछ अन्य निम्न कोटि भूमि भी है, जैसे कि हस्तांतरित कृषि जनित क्षेत्र, जहाँ पे झूम खेती होती है, रोपड़ कृषि जनित, क्षरित वन, क्षय चारागाह, खनन, औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र को मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि अयोग्य बना दिया गया है। ठीक है। तो ये सब इन कारणों से हमारी भूमि क्या हो रही है, उनका क्षरण हो रहा है। ठीक है। इस चीज को हमें अच्छे से समझना होगा। ठीक है। इस एनसीईआरटी के लास्ट में कुछ शब्दावलियां दी गई हैं, इनको भी देख लेते हैं, उन शब्दों का क्या महत्व होता है। ठीक है। या उनका क्या मतलब होता है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर ये इसका कॉन्सेप्ट भी हमें समझना जरूरी है। लिखा है, प्रवास किसे कहते हैं? तो विशिष्ट उद्देश्य से देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा विदेश को किसी प्राणी का जो संचालन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। उत्प्रवास किसे कहते हैं? किसी एक देश से दूसरे देश में रहने, बसने अथवा जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से
हस्तांतरण। ठीक है, तो जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं, जब कोई हमारे देश में आता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, नगर समूहन क्या कहते हैं? विशिष्ट स्थान पर नगरीय बस्तियों का जमा होता है। आप्रवास किसे कहते हैं? अस्थायी निवास के उद्देश्य से किसी ऐसे देश में आकर बसना जिनका तह मूल निवासी नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? आप्रवास कहते हैं। शरणार्थी किसे कहते हैं? जो लोग अपने देश में जीवन आघात स्थिति, ठीक है, असुरक्षा, युद्ध अथवा मानव अधिकारों के अतिक्रमण के कारणों से दूसरे देश में शरण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम शरणार्थी कहते हैं। ठीक है, निवल प्रवास अथवा प्रवास का संतुलन क्या होता है? ठीक है, तो लिखा है एक स्थान में आने वाले तथा उस स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अंतर होता है। निवल जितने लोग गए और जो लोग आए, ठीक है, उनका अंतर। दूसरे शब्दों में प्रवासियों और अप्रवासियों की कुल संख्या में से बाहर जाने वाले प्रवासियों और उत्प्रवासियों की संख्या को निकाल करके तो हम इसको प्राप्त करते हैं। तो आने वाले प्रवासी प्लस अप्रवासी माइनस बाहर जाने वाले प्रवासी और उत्प्रवासी से, तो इसको हम निवल प्रवास कहते हैं। प्रेषण किसे कहते हैं? प्रवासी द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को भेजी गई राशि अथवा माल जो है मनी ऑर्डर प्रेषण का एक रूप है। तो याद रखना, प्रेषण आज जो है धन का प्रेषण के मामले में भारत नंबर 1 पर है और दुनिया के लोग कमा कमा के भारत पैसा भेजते रहते हैं, जो भारत लोग काम करते हैं विदेशों में। जलभृत क्या है? एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई। उदाहरण बालू, बंजरी जो है, ये क्या कहते हैं? जो चट्टानें होती हैं जिनके द्वारा कुआं की क्षमता के अनुसार जल उपलब्ध होता है, उसे कहते हैं प्रवास। प्रवाह क्या कहते हैं? एक उद्गम अथवा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवाह कहते हैं। जब एक व्यक्ति देश छोड़ता है उसे उत्प्रवास, और जब एक व्यक्ति किसी अन्य देश में प्रवेश करता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। तो ये सब शब्दों को हमें समझना जरूरी है। भौम जल स्तर क्या होता है? ग्राउंड वाटर कहते हैं इसको। ठीक है, तो सास्तर की ऊपरी परत जिसमें सभी छिद्रिल स्थानीय दरारें पूर्णतः जल से भरी होती हैं, उन्हें हम भौम जल स्तर कहते हैं। भौम जल क्या है? संतृप्त भूमि में धरातलीय प्रवाह के नीचे पाया जाने वाला जल, जो ग्राउंड वाटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। या कुओं अथवा अन्य साधनों से निकाला जा सकता है, अथवा इमारत जो है झरनों के रूप में और सरिताओं और नदियों में ये प्रवाहित के रूप में बहता रहता है। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? जब हम जो याद रखना, जो छत वत पे पानी बरसता है उसको अगर हम संग्रहित कर ले तो उसे हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। जल संभर क्या है? तो जल संभर वह क्षेत्र होता है जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, उस पूरे क्षेत्र नदी बेसिन को हम जल संभर कहते हैं। ठीक है, कृषि जलवायु क्या है? तो कृषि के आधार पर जब हम जलवायु का विभाजन कर देते हैं तो उसे कृषि जलवायु कहते हैं। ऋतु प्रवास क्या कहता है? तो बहुत सारी जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। जब वो जैसे लिखा है मौसमी प्रवास का प्रचलन है, जिसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में चरवाहे जो है समुदाय दूसरे जो है चारागाहों की खोज में क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। कभी पहाड़ों से मैदानों में, कभी मैदानों से पहाड़ों पर आते जाते रहते हैं। कमान क्षेत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। वह क्षेत्र जिनमें सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए जल आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होती है, उसे कमान क्षेत्र कहते हैं। जहाँ नहर सिंचाई ज़्यादा होती है उसे हम कमान बेसिन कहते हैं, एरिया कहते हैं। कृषि योग्य कमान क्षेत्र क्या होता है? तो नहर तंत्र द्वारा सिंचित कृषि योग्य भूमि, जहाँ याद रखना, ऐसी भूमि जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषि योग्य कमान क्षेत्र कहते हैं। बारबंदी पद्धति क्या है? या नहर निकास क्षेत्र के कमान क्षेत्र में जल के एक समान वितरण की पद्धति होती है। तो एक समान जब हम जल का वितरण करते हैं तो उसे कहते हैं बारबंदी पद्धति। प्रवाह तंत्र अथवा प्रवाल क्या है? एक नहर प्रवाल जिसमें गुरुत्व के प्रभाव से जल प्रवाहित होता है। तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो जल प्रवाहित होता है ढाल के अनुरूप, उसे कहते हैं। ठीक है, लिफ्ट तंत्र या अथवा जो है प्रवाल क्या है? एक नहर प्रवाल जिसके अंतर्गत उत्थापन पद्धति द्वारा जल भूमि के ढाल के विपरीत प्रवाहित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लिफ्ट तंत्र कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई नहर है, अचानक कोई पर्वत आ जाए या कोई पठार आ जाए, अब यहाँ से जल यहाँ ऊपर ले जाना है तो उसको लिफ्ट पद्धति द्वारा जल ऊपर लाया जाता है। गहन सिंचाई क्या है? ठीक है, तो लिखा है सिंचाई विकास की एक रणनीति जिसके अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? गहन सिंचाई कहते हैं। कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था अच्छी होना, उसे कहते हैं। ठीक है, विस्तृत सिंचाई किसे कहते हैं? तो जब बड़े व्यापक पैमाने पर सिंचाई होती है उसे हम
क्या कहते हैं, विस्तृत सिंचाई कहते हैं। और पारिस्थितिकी विकास क्या होता है, तो अनवरत परितंत्र जो है और पारिस्थितिकी पोषणीय का संरक्षण और पुनरुद्धार एक प्रदेश के विकास की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे जो है पूरे पारितंत्र का विकास किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यमुना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है, अतिसार जिसे पेचिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, वायु प्रदूषण। प्रतिकर्ष और अपकर्ष इसे हम जो है क्या कहते हैं, पुश और पुट कहते हैं। तो याद रखना ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे जो है हर एनसीईआरटी को हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।